Hello guys, welcome, good morning. This is Vedant Education, class 11 Science, Chemistry, and we are just taking Atomic Structure unit. We had already one lecture on this unit, and which was just covering about some brief of the initiations of the atomic structure and the discovery of the electron with the cathode rays. And today's lecture is having a new topic, which you can see that the positive rays or the anodic rays, and these rays are just initiation of the discovery of proton, or we can say after the discovery of these rays proton been discovered. Okay, तो ये जो है हमारे पास ये डिस्कवरी जो है इन रेस की डिस्कवरी है, कैसे हुई, कैसे किसने की, ठीक है ना। तो देखिए ये जो पॉजिटिव पार्टिकल, देखिए आज के सिनेरियो में हम सब ये जानते हैं कि भाई प्रोटॉन क्या है, कैसे है ना, कहाँ होता है, एटम में होता है, न्यूक्लियस में होता है, ट्रीटेड एज ए न्यूक्लियन। लेकिन पुराने समय में जब इसको कहा गया कि इट माइट बी ए पॉजिटिव पार्टिकल, तो ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है इसकी डिस्कवरी किसने की? गोल्डस्टीन ने की। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखना कि इसकी डिस्कवरी के अंदर आप देखोगे तो जो इसकी असेंबली है वो असेंबली क्या है, आपको कैथोड रे की जैसी ही असेंबली मिलेगी, ठीक है ना। और देखिए दिस positive particle was discovered by गोल्डस्टीन, ठीक है। गोल्डस्टीन ने क्या किया, इस पॉजिटिव पार्टिकल को डिस्कवर किया। ये जो आपके पास एनोडिक रे है इसका एक्सपेरिमेंट भी गोल्डस्टीन ने कैथोडिक ट्यूब से ही किया था, वैसा ही ट्यूब था, वही हाई वोल्टेज और लो प्रेशर के ऊपर उसने वो एक्सपेरिमेंट किया, बट उसमें उसने क्या कर दिया, हाइड्रोजन गैस को फिल किया था, ठीक है। हियर ही यूज्ड H2 गैस एट हाई वोल्टेज, कितना था, 1 लाख से ज़्यादा वोल्टेज, and low pressure, how much, just less than the 10⁻⁻⁴ atm। ऐसी कंडीशन में उसने H2 गैस को यूज़ किया इन ए ट्यूब, ठीक है, ट्यूब में यूज़ किया। अब एक चीज़ देखिए, यही ट्यूब उसने क्या की थी, यही ट्यूब उसने क्या की थी, देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम बना के आपको बताता हूँ। ऐसा ही ट्यूब उसने क्या किया था, कैथोड वाले एक्सपेरिमेंट में उसने यूज़ किया था, ठीक है। यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ये तो क्या हो गया, एनोड, एनोड पॉजिटिव, और ये क्या है, कैथोड नेगेटिव, ठीक है ना। अब आप ये गौर करना इसमें कि इसमें थोड़ा सा एक अलग चीज़ इसने काम में ली है। वो क्या काम में ली है कि ये जो कैथोड है इट इज़ बीन हैविंग होल्स, इसमें क्या है, छेद हैं, जिसको क्या बोला, परफोरेटेड। ये कैसा है, परफोरेटेड है, और यहाँ पे पीछे में जाकर के वही क्या लगा रखी है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन ऑफ ZNS, है ना। इसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, और यहां पे इसने क्या लगा दिया, वैक्यूम पंप, ठीक है। यहां से इसने क्या लगा दिया, वैक्यूम पंप, ओके। ऐसा ही कुछ उसने क्या किया था, जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था उसमें किया था। फर्क क्या था बच्चों, उसमें कैथोड को यहाँ लिया था और एनोड को इधर लिया था। और देखिए उसमें क्या कहा गया था कि भैया कैथोड से क्या होंगी, रेज जनरेट होंगी, ठीक है। उसने क्या कहा था उस एक्सपेरिमेंट के अंदर कि भैया कैथोड से इनविजिबल रेज जनरेट हो रही हैं, जिनका पता कैसे चला था, वह एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी और एनोड के पीछे जाकर के जो ZNS की स्क्रीन लगी है उस पर टकरा रही थी।
बाय द कॉलिजन ऑन द ZNS स्क्रीन सम फ्लोरेसेंस वर इंड्यूस्ड, कुछ चमक जैसा वहाँ पे दिख रहा था, इसलिए उसने कंक्लूड किया कि भैया कुछ इनविजिबल रेज हैं जो ट्यूब में दिख नहीं रही हैं, लेकिन लास्ट में जाकर के जब वो कोलाइड कर रही हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लिस्टर्स चमक रहे हैं। उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि सम पार्टिकल्स आर बीन कोलाइडिंग, और उन्हीं को उसने कैथोड रेज के बारे में डिस्कस किया था। तो फिर गोल्डस्टेन ने क्या किया कि भैया ये जो आप कह रहे हो कि आप कैथोड से कुछ पार्टिकल्स को रेज को जनरेट होकर के एनोड की तरफ आप जाने की बात कह रहे हो, तो भैया कुछ ना कुछ एनोड से कैथोड की तरफ भी जाएगा, है ना। इसने ये सोच जनरेट की कि अगर आप ये कहते हो कि कैथोडिक रेज कैथोड से एनोड की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, दौड़ रही हैं हाई वोल्टेज लगाने पर, तो फिर वहाँ पे एनोड से कैथोड की तरफ भी कुछ जाना चाहिए। तो आपने कैथोड से एनोड की तरफ जाने वाले पार्टिकल्स को कैथोडिक रेज आपने बोल दिया, तो कुछ ना कुछ एनोड से कैथोड की तरफ एनोडिक रेज भी जानी चाहिए। तो उसने इसी थॉट के ऊपर क्या किया, इस कैथोड को छिद्रित कर दिया, अब परफोरेटेड कर दिया, होल वाला बना दिया, और वही हाई वोल्टेज, वही हाइड्रोजन गैस इसमें भरी। तो क्या नजर आया इसको, ऐसे ही कुछ रेज जाती हुई नजर आई। अच्छा, रेज तो क्या है, इनविजिबल है, बट दोज आर कोलाइडिंग टू द स्क्रीन, और यहाँ पे ब्लिस्टर्स चमकते हुए दिखाई दिए। तो उसने कहा यस, जो मैं कह रहा था वही हुआ कि भैया कैथोड रेज के साथ साथ में एनोड रेज भी आ रही हैं। पहले तो जब कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट हुआ तब एनोड रेज के ऊपर ध्यान ही नहीं गया उन लोगों का, बाद में फिर इसकी डिस्कवरी हुई, और इन रेज को इसने क्या कह दिया, एनोडिक रेज या पॉजिटिव रेज बोल दिया है, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रही थी। ओके, यहाँ पे इसने क्या किया है, परफोरेटेड ये यूज किया है कैथोड, ठीक है। He assumed that some rays must also be generated from anode while हाई वोल्टेज इज अप्लाइड। जब हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया है तो ये रेज भी आनी चाहिए। तो इसने एक्सपेरिमेंट किया और यहाँ पे उन ब्लिस्टरिंग्स को देखा, ठीक है। क्या आपको बात समझ में आ रही क्या, इन्हीं को इसने क्या कहा, पॉजिटिव रेज और एनोडिक रेज बोला, ठीक है। अच्छा देखिए, ये जो रेज थी वो क्या कर रही थी, दीज रेज were passing through perforated cathode, which have canal like holes। उसमें क्या है, कैनाल के जैसे होल्स हैं। So these rays are called canal rays। इनको क्या कहा गया, कैनाल रेज कहा गया। गेटिंग द पॉइंट। तो जो एनोडिक रेज है उनको कैनाल रेज भी कहा गया है, पॉजिटिव रेज भी कहा गया है, क्योंकि ये किधर जा रही हैं, किधर जा रही हैं, ये एनोड से कैथोड की तरफ जा रही हैं, ठीक है ना। अब देखिए ऑब्जर्वेशंस तो ये हो गई है इसके अंदर कि उसने क्या ऑब्जर्व किया कि सम इनविजिबल रेज, he observed that some invisible rays from anode are generated and going through canals of cathode। ठीक है, ये उसने क्या किया, अज्यूम किया और इसने ऑब्जर्व करके हमें बताया, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज ये है कि भैया उसको जो ये रेज थी वो रेज ऐसे लग रही है कि वो एनोड से जनरेट होकर के आ रही है, ठीक है। उसने ये बात कही ऑब्जर्वेशन में
कि इट लुक्स लाइक दैट द रेज आर जनरेटेड फ्रॉम एनोड बट दोज आर नॉट। ठीक है, वो एनोड से जनरेट हो नहीं रही है, केवल लग रही हैं। वो कहाँ से आ रही है बच्चों, मैं पहले आपको बता दूं कि इसके अंदर जो H2 गैस भरी हुई है ना, H2 गैस, जो H2 गैस भरी है ना बच्चों, होता क्या है, जैसे अब हाई वोल्टेज लगाते हैं ना यहाँ पे, तो इसमें जो हाइड्रोजन गैस भरी थी ना इन्होंने, वो हाइड्रोजन गैस क्या हो गई है, आयोनाइज हो गई है। अब आप सोचिए कि हाइड्रोजन को आयोनाइज क्या करोगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन को आप आयोनाइज करोगे, हालांकि उनको मालूम नहीं था पहले ये आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, ये ऐसे, ये लीजिए। अब वो जो गैस आयोनाइज हुई है उसका इलेक्ट्रॉन तो कहां से आ रहा है, कैथोड की तरफ से, एनोड पे जो पहले ही कैथोडिक रेज में डिस्कवरी हो गई है, और ये है प्रोटॉन आपका जो पॉजिटिव पार्टिकल है, वो इस गैस का कहां चला जाएगा, कैथोड की तरफ जा रहा है। तो वो लगता है कि वो एनोड से जनरेट हो रही है, बट नॉट, वो जनरेट वहां से नहीं होती है। ठीक है, इट लुक्स लाइक एनोड रेज are generated from anode but it is not। ऐसा नहीं है, वो जो गैस थी ना वहाँ से वो जनरेट हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो एनोड से आ रही है। ठीक है, ये सभी स्टडीज़ क्या की इसने, जो आपका गोल्डस्टीन था इसने दी, फिर थॉमसन ने क्या किया बच्चों, उसके ऊपर कंक्लूजन दिया। कंक्लूजन बाय थॉमसन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इसने क्या किया, फिर उस प्रोटॉन को डिस्कवर कर दिया। ठीक है, तो अब थॉमसन ने क्या क्या चीज़ों को कंक्लूड किया, वो सारी चीज़ें क्या होंगी आपके प्रोटॉन डिस्कवरी में काम में आ रही हैं। और बच्चों ध्यान दीजिए कि लगभग सभी चीज़ें क्या होती हैं, इस प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन जैसे ही इन्होंने आइडेंटिफाई की। ठीक है ना, और क्या क्या आइडेंटिफाई किया वो आप देख सकते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन में कहा था कि इलेक्ट्रॉन की जो कैथोडिक रेज हैं वो क्या करती थी, एक विजिबल लाइट की तरह क्या करती हैं, मूव करती हैं, माइग्रेट करती हैं, क्योंकि वो क्या करती है, एक शार्प शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म करती हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होंगी, वैसे ही होंगी। दीज रेज migrate like visible light because क्यों, they form, क्यों, क्योंकि वो क्या करती हैं, they form a शार्प शैडो। ठीक है ना, वो क्या करती है, एक शार्प शैडो का फॉर्मेशन करती हैं ऑफ ऑब्जेक्ट। रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसका शार्प शैडो फॉर्मेशन होगा। इससे हमें क्या पता लगता है कि वो क्या करती है, सिंपल विजिबल लाइट। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट, ये मैंने रखा हुआ है, अगर लाइट यहाँ राइट एंगल पे आ रही है, ठीक है, सीधे 90 डिग्री एंगल पे आ रही है, तो इस पेन का सेम शार्प शैडो ऑब्जेक्ट छप जाएगा। लेकिन अगर लाइट ऐसे आ रही है तो पेन की शैडो जो है वो शार्प नहीं होगी, तो विजिबल लाइट की तरह एट 90 डिग्री। ओके, इसके बाद देखिए, दे possess मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इनमें क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी होती है। इससे कैसे मालूम चला, बिकॉज क्योंकि ए फ्रिक्शनलेस पैडल कैन बी रोटेटेड। अगर किसी फ्रिक्शनलेस पैडल को उनके रास्ते में रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है। इससे हमें आइडिया लगता है कि भैया इनमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी है। ठीक है, when a high MP object placed in path
then heat is generated means मतलब क्या हुआ, देखो कोई भी अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट का ऑब्जेक्ट यहाँ इनके रास्ते में रखोगे ना तो हीट जनरेट होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन रेज में क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी, और काइनेटिक एनर्जी थी और इनको आप ऑब्जेक्ट रख के रोकोगे तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है। मीन्स दे हैव काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, देखो इन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही इन रेज को इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या करते हैं, उस फील्ड में से पास करते हैं, इन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड दीज रेस डाइवर्टेड 90 डिग्री के एंगल पे क्या चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, लेकिन जैसे एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाते हैं तो क्या होती है, वो डाइवर्ट होती हैं टुवर्ड्स किसकी तरफ, नेगेटिव चार्ज। हैंस दीज आर पॉजिटिव पार्टिकल। ये कैसे हैं, पॉजिटिव पार्टिकल हैं। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आपकी जो एनोडिक रेज है वो क्या है, पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा आप अगर देखते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ये गैसेस का आयोनाइजेशन कर देंगी। आप ये कहते हैं कि भैया आप इसमें वैक्यूम और भी ज़्यादा लगा देंगे तो क्या होंगी ये गैसेस, ये रेज जनरेट नहीं होंगी। देखिए they can ionize a gas, ठीक है, when vacuum is 100%, then no rays are being generated। क्यों, क्योंकि अभी हमने लिखा कि भैया जो हाइड्रोजन है उसके आयोनाइजेशन से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर आप वैक्यूम बहुत ज़्यादा कर दोगे तो गैस ही नहीं रहेगी, गैस नहीं रहेगी तो क्या होगा, ये रेज जनरेट नहीं होंगी। ठीक है, तो ये है इसका ऑब्जर्वेशंस और उसके बाद में कंक्लूजन। इसके बाद हम इसके मास की और उसकी आगे बात करते हैं। ठीक है, आप इसको लिखिए, आगे हम बढ़ते हैं, इसके मास, चार्ज और इनकी बात करते हैं, इनके बारे में क्या कंक्लूजन दिया गया। ओके, तो इसमें कुछ और जो इसने कंक्लूजन दिए वो क्या था, देखिए, इट्स EM रेशियो फाउंड वेरी स्मॉल। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन का देखेंगे तो EM रेशियो ज़्यादा था। ठीक है ना, अब देखिए अगर इस रेशियो की वैल्यू कम आ रही है इसका मतलब M बढ़ेगा, जो आपका डिनोमिनेटर है वो ज़्यादा होगा, जब भी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, छोटी आएगी, है ना। तो इसका EM रेशियो क्या था, बहुत छोटा था, विच मीन्स इसका मतलब क्या है, देयर मास इज क्वाइट हाई देन इलेक्ट्रॉन से काफ़ी ज़्यादा मास है। देखो इसके EM रेशियो की वैल्यू कितनी है, 9.576 इंटू 10⁴ कूलाम पर ग्राम, है ना। चार्ज मास का रेशियो इतना आ रहा, इलेक्ट्रॉन का कितना था, 10⁸ था कि नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा था। ये क्या है, कम है, इसका मतलब इसके M की वैल्यू ज़्यादा है, और आप इसी से इसका मास निकाल सकते हो, ऐसे ही आप मास निकाल सकते हो। अच्छा, इसके चार्ज के लिए क्या कहा गया, इसके चार्ज के लिए कहा गया कि इसका चार्ज जो है वो क्या है, एज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, बट उसका नेचर ऑपोजिट होने वाला है। ठीक है, अच्छा देखो हमारे पास EM वैल्यू जो थी उसकी जो डिपेंडेंसी जो थी ना वो डिफरेंट गैसेस पे डिफरेंट थी। देखिए द E/M रेशियो was depending on type of gas। इसका मतलब क्या कहा उन्होंने, मीन्स
that the proton is different for different matter। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखो क्या है कि ए प्रोटॉन किसने कहा, प्रोटॉन was named by रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या कहा, इसको प्रोटॉन बोला। अच्छा, अब हमारे पास EM रेशियो आ गया। चार्ज के लिए क्या कहा, देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, ताकत है। देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा मिला इनको, इज लाइक इलेक्ट्रॉन बट नेचर इज पॉजिटिव। ठीक है। क्या था चार्ज, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम था। इलेक्ट्रॉन है तो माइनस में और प्रोटॉन है तो प्लस में। दिस इज द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है। अब हमारे पास चार्ज आ गया और EM रेशियो आ गया, तो मास निकाल लेते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन निकाल लिया, है ना। क्या आ गया देखो, चार्ज डिवाइडेड बाय EM वैल्यू अगर आप कर दोगे, है ना, E क्या है इसका, चार्ज डिवाइडेड EM वैल्यू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय EM वैल्यू कितनी है, देखिए आपके सामने ये रही 9.576 इंटू 10⁻⁴। तो इन दोनों को आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसके अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, इसके अंदर आ जाएगा इसका मास। ठीक है ना, 1 पॉइंट विच इज यहाँ मैं लिखता हूँ 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक है। या फिर मैं क्या लिख दूँ, इसको किलोग्राम में लिख दूँ, 1.672 इंटू 10⁻³ और बढ़ा दूँ मैं तो 27 किलोग्राम्स। ठीक है, समझ में आ गई क्या बात, ये इसका मास जनरेट कर लिया गया। तो कुल मिलाकर के बच्चों आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो मास है या फिर चार्ज है या फिर जो भी कोई चीज़ है, वो सब चीज़ें क्या हैं, इलेक्ट्रॉन से कंपैरेटिवली आ रही हैं हमारे पास। ठीक है। और अगर आप देखें तो जो 3 हमारे पास पार्टिकल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल है जो हम डिस्कवर कर चुके हैं, वो इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस होता है, मतलब सभी गैसेस के लिए सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन को हमने डिपेंडेंट बोला है, क्यों, क्योंकि आप EM वैल्यू जो है निकालोगे किसी भी एक गैस को लेकर के, तो आप देखोगे कि दूसरी गैस का EM वैल्यू उससे अलग आ रहा है। ठीक है। इसका मतलब क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस। और तीसरा आपके पास एक और क्या आएगा, सब एटॉमिक पार्टिकल आएगा, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं। रदरफोर्ड ने उसको डिस्कवर किया आगे जाकर के, अपनी जो डिस्कवरी थी उसके बाद में। तो अपन क्या करते हैं, एक बार रदरफोर्ड तक पहुंचेंगे, फिर उसके बाद में देखेंगे कि भैया रदरफोर्ड ने कैसे क्या उसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है। तो ये था आपके प्रोटॉन के डिस्कवरी के बारे में सब कुछ बातें। ओके, अब चलते हैं हम आगे, एटॉमिक मॉडल्स की बात अपन करेंगे। ठीक है, एटॉमिक मॉडल्स की। अच्छा देखिए, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आपके तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स को क्लोजली वॉच किया जाए, देखा जाए, तो उनके चार्ज, मास का आप क्लोजली वॉच करना, उसको कंपैरेटिवली वॉच करते हैं। देखते हैं अपन क्या चीज़ उनमें सिमिलरिटीज हमें नज़र आती हैं। देखिए, सब एटॉमिक पार्टिकल का टाइप, उनका चार्ज, फिर रिलेटिव चार्ज। ठीक है, उनका मास और रिलेटिव मास। चलिए देखते हैं। पहला हमने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर रखा है ना। उसके अंदर चार्ज क्या था, -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम था।
आया था कि नहीं आया था बच्चों? ठीक है। दूसरा पार्टिकल हमने अभी प्रोटॉन डिस्कवर किया है, प्रोटॉन डिस्कवर कर लिया, उसमें भी चार्ज कितना आ रहा है बच्चों? सेम ही आ रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड नेचर अलग है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव था तो प्रोटॉन का कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। और थर्ड पार्टिकल आपके पास क्या आएगा? हालांकि अभी तक हमने उसकी डिस्कवरी की बात नहीं की है, छोटी मोटी चीज़ है और वैसे आपको मालूम है, हम आगे पढ़ लेंगे उसकी डिस्कवरी। इसमें चार्ज कैसा होता है? ज़ीरो, है ना। अब आप देखिए कि ये तो जीरो हो गया। अच्छा, रिलेटिव चार्ज और इस चार्ज में एब्सोल्यूट चार्ज में क्या डिफरेंस है? ये एब्सोल्यूट चार्ज है, ये रिलेटिव चार्ज है। एब्सोल्यूट चार्ज मतलब एक्चुअल चार्ज प्रोटॉन के ऊपर कितना है, ये है, या इलेक्ट्रॉन पे कितना है, ये है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि इनको, रिलेटिव का मतलब क्या है? इन दोनों को आपस में कंपेयर करिए। देखिए, केवल इनके नेचर का फर्क है, बाकी चार्ज सेम है। तो मैं अगर इनको कंपेयर करता हूं तो आपस में क्रॉस करके क्या बचेगा? 1। तो इस चार्ज को मैं क्या बोल दूं? दोनों सेम है तो मैं क्या बोल दूं? दोनों को 1 यूनिट चार्ज बोल दूं क्या? 1 यूनिट चार्ज। अच्छा, यूनिट को भी मैं क्या कह देता हूं? हमारे पास ये क्या है? कुलाम है, ठीक है कि नहीं है कुलाम? तो हमने क्या कहा? चार्ज क्या है इसका? 1 कुलाम, इसका 1 कुलाम, ये माइनस में, ये प्लस में। दिस इज नॉट एक्चुअल चार्ज गाइस, ये रिलेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज ए रिलेटिव चार्ज। बच्चों इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, ओके। अच्छा जी, मास देखो, हमने मास कहा था कि 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये तो किसका मास है जी? किसका मास है? इलेक्ट्रॉन का। इसी को ग्राम में भी हमने बदला था, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स का था। अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रोटॉन का मास कैलकुलेट किया था 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स, और ग्राम में 1.672 इंटू 10⁻24। ठीक है, क्या समझ में आ गई क्या बात? ठीक है। अब यही चीज अगर आप कहते हो कि भैया इसका बताइए, तो इसका भी मास क्या आता है? प्रोटॉन के ऑलमोस्ट बराबर ही आता है, तो मैं इसको भी लिख देता हूं, ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है, ये लीजिए। अब हम इनके रिलेटिव मासेस की बात करते हैं। देखिए, ये दोनों क्या हैं? बिल्कुल बराबर हैं, ठीक है। अगर ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं तो मैं इसको क्या कर दूं? 1 AMU कर देता हूं, इसको भी 1 यूनिट मास कर देता हूं, ठीक है, 1 यूनिट मास। लेकिन आप जरा इसको देखिए, इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बहुत कम है, ठीक है। ये क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1/1857 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के मास का इतना छोटा मास है किसका? इलेक्ट्रॉन का, तो रिलेटिवली इसको क्या बोल देते हैं? नेग्लिजिबल, ठीक है, 0। तो इसको देखते हुए हमने क्या कहा कि भैया इनका मास और इसके मास में तो बहुत डिफरेंस है। इसका मास जो है प्रोटॉन के 1 यूनिट का भी इतना हिस्सा है, छोटा हिस्सा है। इसका मतलब क्या? नेग्लिजिबल है, 0 हम इसको पुट कर देते हैं। तो ये आप इस टेबल को याद कर लीजिए, ये चीज। हाँ, अगर आपको कोई कैलकुलेशन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखने की आवश्यकता पड़ रही है बच्चों, तो आप 0 मत रख देना। ये वाली वैल्यूज नहीं रखनी है आपको, ये वाली वैल्यूज नहीं रखनी है। ये कब रखते हैं? जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें मालूम है बराबर है, कट जाना है, ये प्लस में है, ये माइनस में कट जाना है ना, न्यूट्रल हो जाना है, इसलिए हमने इसको यूनिट कर दिया है। ये दोनों बराबर है इसलिए यूनिट कर दिया है। ये रिलेटिव है, कैलकुलेशंस में इनको काम नहीं लेना है, केवल इनको लेना है, ठीक है। एक्चुअल मास एंड चार्ज को काम में लेना है। बताइए आपको समझ में आई कि नहीं आई ये प्रोटॉन डिस्कवरी? तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ वी आर हैविंग थॉमसन मॉडल, फर्स्ट मॉडल फॉर द एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो नया टॉपिक आज अपन यहाँ पे इसके बाद में शुरू कर रहे हैं और इसको फिनिश भी करेंगे। भैया जो काम शुरू करेंगे उसको खत्म भी तो करना ही पड़ेगा। चले, चलो जी। देखो, अब मैं बात कर रहा हूं किस चीज की? अब मैं बात कर रहा हूं एटॉमिक मॉडल्स की। एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल, है ना। और पहला थॉमसन मॉडल। ये देखो क्या है, मॉडल का मतलब क्या है कि
उस साइंटिस्ट ने अपने विचार लगाए, कुछ एक्सपेरिमेंट किए, कुछ चीजें देखी और उसके बाद अपना विचार रखा कि भैया कि एटम ऐसा दिखता है मेरे हिसाब से। तो ठीक है, तो देखो सबसे पहला मॉडल है जो क्या कहता है कि भाई एटम ऐसा ऐसा दिखेगा। तो देखिए इट इज फर्स्ट मॉडल, इससे भी पहले आए लेकिन उनके अंदर डिटेल्ड स्टडी नहीं थी। इट इज फर्स्ट मॉडल टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर, डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या कहा देखना जरा, अकॉर्डिंग टू इट, इसके अकॉर्डिंग क्या है देखना। एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड, और वो कैसा पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्म पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फेयर। ठीक है, उसने क्या कहा कि एटम क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज का एक स्फेयर है, पॉजिटिव चार्ज की एक बॉल है जो कैसा है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, इन विच, जिसमें, इन विच द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये बात इसने कही, और इसके कहे अनुसार अगर अपन देखें तो ये तो क्या हो गया, पॉजिटिव स्फेयर हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ। और इसके अंदर ये क्या है, ये क्या है देखो जरा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। समझ में आ गई क्या बात। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन्स। बोलो जी, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ये इसने बोला। अच्छा, इसमें देखिए क्या है कि जो ये मॉडल है वो कैसा नज़र आता है। पहली बात तो देखो तरबूज की जैसे नज़र आता है क्या, वाटरमेलन मॉडल बोल दिया इसको। प्लम की तरह नज़र आता है, पुडिंग्स की तरह। देखो इलेक्ट्रॉन looks like seeds in watermelon. So this model named as, क्या क्या नाम बोले देखिए, प्लम पुडिंग। मतीरे में बीज होते हैं ना बच्चों, ऐसे वैसा दिख रहा है तो इसको क्या बोला, प्लम पुडिंग। जैसे केक होता है उसके ऊपर पुडिंग्स लगा देते हैं, छोटे छोटे टेस्टी चेरी वगैरह लगा देते हैं, तो वो वैसा भी दिख रहा है, तो प्लम पुडिंग मॉडल कहा इसको है। और इसको क्या कहा बच्चों, वाटरमेलन मॉडल कहा है, ऐसे नाम दिए गए इसको। ठीक है, तो ये सारी कहानी क्या है, थॉमसन मॉडल के बारे में है। अब भैया थॉमसन मॉडल जो है बेचारा शुरुआत में सबसे नया नया आदमी था, है ना, और नया नया आदमी तो गलतियां भी होती है। ठीक है, तो उससे क्या क्या गलतियां हुई, ठीक है ना। तो इसके ड्रॉबैक्स देखिए। ड्रॉबैक क्या है कि भैया थॉमसन ने क्या कहा, थॉमसन ने ये कहा कि अभी देखिए थॉमसन ने क्या कहा है कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली है। देखो पॉजिटिव चार्ज का स्फेयर है जो यूनिफॉर्म है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब इसने क्या कहा कि मास ऑफ द एटम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द होल एटम। समझ रहे हैं बात। तो इसने क्या कहा था देखिए, ड्रॉबैक्स। According to him, mass of atom is equally
distributed means atom is a static entity। अच्छा बच्चों, समझ में आ रही है बात? इसने क्या कहा कि भैया मास बराबर बराबर बटा हुआ है। जैसे हम पानी लेते हैं किसी बर्तन में, सीधा बर्तन है तो बराबर बराबर उसका वजन चारों तरफ बराबर आएगा, टेढ़ा कर देंगे तो पानी एक तरफ चला जाएगा। इसने क्या कहा कि भैया टेढ़ा करो चाहे कुछ भी करो, एटम का मास जो है ना पूरे में बराबर बराबर बटा रहेगा। अब हम पानी को टेढ़ा करते हैं तो उसमें मूवमेंट है, इसीलिए तो वो क्या है, एक तरफ मास आ जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहता है। तो स्टैटिक का मतलब है हिले नहीं, मास बराबर बराबर रहे। तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या है, एटम क्या है, स्टैटिक एंटाइटी है। सो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे बड़ी गलती तो इसने कह दी कि भैया ये स्टैटिक मॉडल है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा ही नहीं, तो इसको ये नहीं समझा सका, यही गलती कर दी इसने। दूसरा क्या है, ये जो मॉडल है वो उसने क्या नहीं कर पाया, कुड नॉट एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाया कि भैया एटम स्टेबल कैसे है, बराबर बराबर चार्ज है, सब कुछ चीज़ें हैं तो वो तो डिस्चार्ज हो जाना चाहिए, तो वो स्टेबल क्यों है उसके बारे में भी थॉमसन बाबा नहीं बोल सके। ये उसके ड्रॉबैक्स थे गाइस। ठीक है, तो देखो शुरुआती मॉडल है, ज़्यादा कुछ इसमें उसने बता नहीं पाया था, नई नई चीज़ थी, ठीक है ना। फिर इसमें कमियां आई तो इनको सुधारा गया, किसी कोई नया साइंटिस्ट आया उसने और इसमें कमियों को ढूंढ ढांड करके सुधारा, नया मॉडल दिया, फिर नया मॉडल दिया, और आज के करंट मॉडल्स की हम बात भी करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक ग्रेजुअली हम नए से नए मॉडल की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद रदरफोर्ड मॉडल आएगा, उसने नई चीज़ें सुधार करके दी, उसमें कुछ कमियां रही, फिर हम अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरफ, प्लैंक्स मॉडल की तरफ, उनकी बात करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई ये बात, चलें आगे। ठीक है, अच्छा आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास अपन लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में होगा, और वहाँ पे हम रदरफोर्ड मॉडल से शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सो okay, we'll meet in the next lecture. Bye.